हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज से हम ज्योमेट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंट, लाइन, एंगल से हम स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 2025 में होने वाले एसएससी, रेलवे, व्यापम एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये ज्योमेट्री की क्लासेस बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो आज का यह डे 1 लेक्चर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की इस लेक्चर का एजेंडा क्या है, कि क्या-क्या मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, किस सीक्वेंस में। ठीक है, तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री की क्लास को। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इसके बारे में हम थ्योरेटिकल जो कांसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, पॉइंट जिसको बिंदु कहेंगे, लाइन जिसको रेखा कहेंगे, लाइन सेगमेंट रेखाखंड बोलेंगे, रे जिसको हम किरण बोलेंगे। ठीक है, आने वाले समय में आप ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज के भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां भी आपको ये सब का बेसिक जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम एंगल, साइड, वर्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल का मतलब कोण, साइड का मतलब भुजा, वर्टेक्स जिसको हम शीर्ष के नाम से जानेंगे। जब हम कोण के बारे में बात कर रहे होंगे ना, तो इस तरह के कोण पिक्चर में आएंगे जिसको कहेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल के नाम से जानेंगे, सम कोण राइट एंगल के नाम से जानेंगे, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानेंगे, रिजु कोण स्ट्रेट एंगल के नाम से जानेंगे, प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानेंगे। तो इस तरह की सीक्वेंस में आज का यह क्लास होने वाला है। ठीक, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसको हम पूरक कोण, समपूरक कोण के नाम से जानेंगे। फिर हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करेंगे, आसन्न कोण कहा जाता है हिंदी में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बात करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो फिर हम ना साथ के साथ क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे, जिससे कि वो कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो काफी आपको मजा आने वाला है आज का यह सेशन। बिल्कुल आप सेशन का लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में। और आज की क्लास का जो पीडीएफ है, क्लास नोट्स जो होने वाले हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर्च करिएगा। ठीक है, वहां पे क्लास का लिंक और एक क्लास का जो नोट्स पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम पॉइंट को डिफाइन करेंगे, जिसको हिंदी में हम बिंदु के नाम से जानेंगे। अगर हमने कहा कि पॉइंट, तो पॉइंट एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है, जिसकी ना तो लेंथ मापी जा सकती है, ना तो ब्रेड्थ मापी जा सकती है, और ना ही हाइट मापी जा सकती है। बिंदु एक शून्य विमी आकृति है, जिसकी ना तो लंबाई मापी जा सकती है, ना ही चौड़ाई, और ना ही ऊंचाई मापी जा सकती है। अगर हमने कहा कि दिस इज अ पॉइंट, पॉइंट ए, इस तरह से मैं पॉइंट को प्रदर्शित कर सकता हूं। मैंने कहा कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हुआ ये, तो ये क्या हो जाएगा सर, रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहेंगे। अगर इस सर्कल का रेडियस 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल ना जस्ट पॉइंट की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पॉइंट को ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं कि पॉइंट एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस 0 के बराबर होंगे, मतलब बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है। इस तरह से भी हम पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए, लाइन जिसको हम हिंदी में रेखा के नाम से जानेंगे, अगर हम लाइन को डिफाइन करने चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइन एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होता है। जैसे पॉइंट जीरो डायमेंशनल फिगर होता है, वैसे लाइन वन डायमेंशनल फिगर होगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। तो रेखा एक सीधी एक आयामी आकृति है, जो अपोजिट डायरेक्शंस में, विपरीत दिशाओं में अनंत रूप से फैली होती है। जैसे मैंने कहा कि ये है एक लाइन जो राइट वाले डायरेक्शन में और लेफ्ट वाले डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में अनंत रूप से फैली हुई है। क्या ये जो एरो है ना, वो क्या बताता है कि ये राइट डायरेक्शन में अनंत रूप से फैली हुई है, और साथ के साथ लेफ्ट वाले डायरेक्शन में भी अनंत रूप से फैली हुई है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये एक आयामी सीधी आकृति है क्या, तो मैं इसको बोलूंगा रेखा, जिसको मैं लाइन के नाम से जानूंगा। ठीक है, अच्छा वैसे तो ये भी लाइन हुआ सर, जो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अनंत रूप से फैली हुई है। ये सर ये भी तो रेखा है, फिर तो हम कहेंगे ये भी अपोजिट डायरेक्शन में अनंत रूप से फैली हुई है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, जिसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, वर्टिकल हो सकता है, जिसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ये इंक्लाइन भी हो सकता है, जिसको हम कहेंगे झुकी हुई रेखा। ठीक है क्या,
अगर हम कहें कि ये वन डायमेंशनल फिगर है लाइन, तो क्या लाइन की डायमेंशन होगी? हाँ सर होगी। क्या? तो आप कहेंगे लंबाई। लेकिन वो लंबाई को मापी जा सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको इसका अंत बिंदु पता नहीं है। अंत बिंदु मतलब समझ पा रहे हैं क्या? कि ये रेखा स्टार्ट कहां से हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है, पता चल रहा है? नहीं, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में अनंत रूप से फैली हुई है, एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इस लाइन का लेंथ कहूं तो आप बोलेंगे अनंत, इनफाइनाइट होगा सर। इस लाइन का लेंथ कहें तो सर ये भी इनफाइनाइट होगा। ठीक, इस लाइन का लेंथ कहें तो ये भी इनफाइनाइट होगा। इसका डायमेंशन तो होगा, लंबाई तो होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए, अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, जिसको हम हिंदी में रेखा खंड के नाम से जानेंगे, रेखा का खंड, तो देखिए रेखा खंड रेखा का एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होगा, एंडिंग वाले पॉइंट भी पता होगा। तो आप कह पाएंगे कि इसकी एक निश्चित लंबाई भी होती है। ठीक, जैसे कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो मैंने कहा सर ये है एक रेखा जो दोनों ही डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अनंत रूप से फैली हुई है, मतलब ये एक रेखा है। ठीक है, अब इस रेखा का खंड करो, मतलब कट करो यहां से, तो रेखा का खंड मिलेगा जिसको हम कहेंगे रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। ठीक, तो इसकी लंबाई आप माप सकते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल माप सकते हैं। तो हम जो कहते हैं कि भाई साहब 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का लाइन है, तो बेसिकली वो लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो रेखाखंड की लंबाई को हम माप सकते हैं क्योंकि ये रेखाखंड रेखा का खंड होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे ये जो 20 सेंटीमीटर है, ए से बी तक की दूरी है, ए से बी तक की दूरी, यही कहेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि मान लो लाइन का एंडिंग पॉइंट्स जैसे ए बी, ठीक है, अंत बिंदु है, लेकिन ये अंत बिंदु कहां पर है पता लगा पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में अनंत रूप से फैला हुआ है। मतलब ये जो बी पॉइंट है कहां पर होगा? अनंत पर। ये जो ए पॉइंट है वो कहां पर होगा? अनंत पर। तो भाई ये ए और बी का लोकेशन नहीं पता है कि एग्जैक्टली कहां पे है, तो आप दोनों के बीच की दूरी कैसे बता पाओगे? ठीक है, तो रेखा की केस में लंबाई तो होगी, लेकिन ये लंबाई मापी नहीं जा सकती क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। समझ पाए क्या? देखिए अगला जो टर्म है वो है रे। तो रे का हिंदी में मतलब होता है सर किरण। तो मैं कहूं किरण को कैसे डिफाइन करें, तो आप कहेंगे सर रेखा का एक भाग होता है ये जो किरण है। जिस तरह से रेखाखंड रेखा का भाग होता है, ऐसा हमने डिफाइन किया था, वैसे ही ये जो किरण है वो रेखा का एक भाग होता है जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और वह एक निश्चित दिशा में अनंत तक विस्तारित होता है। मतलब इसके सिर्फ एक अंत बिंदु पता होगा, दूसरा अंत बिंदु कहां पर होगा सर? अनंत पर। यही बात हुआ। तो सर ये है एक रेखा जो अपोजिट डायरेक्शन में अनंत रूप से फैली हुई है, जिस वजह से कहते हैं कि रेखा की लंबाई हम माप नहीं सकते, ये अनंत होता है। ठीक है, अब मैंने रेखा को काट दिया, ठीक है, तो रेखा का एक भाग मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? किरण को बताएगा, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो हमको पता है, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट बी होगा वो हमको पता होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये अनंत पर है। तो मैं अगर कहूं कि किरण की लंबाई पता करो, ए से बी तक की दूरी पता करो, तो हम नहीं पता कर पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि बी अनंत पर है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना, हम लंबाई किसका पता कर पाते हैं, या फिर हम कहें कि एक निश्चित लंबाई किसकी होगी? लाइन सेगमेंट, लाइन की रे। तो आप कहेंगे सर लाइन सेगमेंट का हमेशा एक निश्चित लंबाई होगा। अगर हम लाइन के बारे में कहें तो इसका जो लंबाई है वो अनंत। ठीक है, अगर हम कहें रे, जिसको हम कहेंगे किरण, तो इसका भी लंबाई अनंत होगा। ठीक है, सिर्फ लाइन सेगमेंट का, रेखाखंड का लंबाई निश्चित होता है जिसको हम माप सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए जो भी बातें अभी तक हमने सीखे हुए हैं वो सारी बातें मैं एक साथ कंक्लूड करने जा रहा हूं, पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। अगर मैंने कहा रेखा AB, फिर मैंने कहा रेखाखंड AB, फिर मैंने कहा किरण AB, तो मैं इस रेखा और ये रेखाखंड और किरण का नोटेशन कैसे दूंगा, कैसे प्रदर्शित करूंगा? रेखा AB को प्रदर्शित करना है तो AB के ऊपर डबल पॉइंटेड एरो लगा दो।
रेखाखंड AB को प्रदर्शित करना है तो AB के ऊपर जस्ट एक बार लगा दो। अगर किरण AB को प्रदर्शित करना है तो AB के ऊपर एक सिंगल पॉइंटेड एरो लगा दो। तो इस तरह से ये नोटेशन हुआ। ठीक, मैं अगर कहूं कि रेखा AB की लंबाई पता करनी है, मतलब A से B के बीच की दूरी पता करनी है, क्या रेखाखंड AB की लंबाई पता करनी है, मतलब A से B के बीच की दूरी पता करनी है, किरण AB की लंबाई पता करनी है तो A से B के बीच की दूरी पता करनी है। यही बात है। तो आपको सभी को बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है कि रेखा में जो अंत बिंदु होता है एग्जैक्टली कहां पर होता है, पता होता है क्या? नहीं, अनंत पर होता है सर वो तो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो दूरी होगा वो अनंत होगा। तो रेखा की लंबाई होगी लेकिन अनंत। रेखाखंड अगर हम कहें तो इसकी निश्चित लंबाई होती है, क्यों? क्योंकि A और B फिक्स होता है। ठीक है, तो हम कहें इसकी लंबाई माप लेंगे, जैसे कि मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर है तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरह किरण की लंबाई मापना है तो हम कहेंगे सर ये लंबाई माप पाना नामुमकिन है, क्यों? क्योंकि B अनंत पर है। हालांकि A पता है एग्जैक्टली फिक्स है सर ये, लेकिन B अनंत पर है। तो इस तरह से हम कहेंगे A और B के बीच की दूरी अनंत। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं रेखा AB कहा तो रेखा AB की लंबाई AB, रेखाखंड AB कहा तो रेखाखंड AB की लंबाई AB, किरण AB कहा तो किरण AB की लंबाई भी AB कहा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कहूं कि भाई साहब मैंने कहा 10 सेंटीमीटर का एक लाइन है, तो इससे क्या समझ में आता है? आप कहेंगे सर लाइन का तो लंबाई अनंत होता है, तो 10 सेंटीमीटर का एक लाइन आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट लाइन सेगमेंट है। ठीक है, रेखाखंड को बता रहा है तो हम आम तौर पर, ठीक है, बोलचाल की भाषा में जब हम ऐसे बोलते हैं 10 सेंटीमीटर का एक लाइन, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो रेखाखंड को बता रहा होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक निश्चित लंबाई सिर्फ और सिर्फ किसका होता है सर? रेखाखंड का होता है। रेखा का कोई निश्चित लंबाई नहीं होता, किरण का कोई निश्चित लंबाई नहीं होता। ठीक है जी, तो देखिए रेखा AB, किरण AB, रेखाखंड AB और उसकी लंबाई को एक ही संकेत AB से व्यक्त करेंगे। तो AB अगर मैं कह रहा हूं 10 सेंटीमीटर, तो इससे समझ में आ रहा है कि रेखाखंड की लंबाई है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका जो अर्थ है ये संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा कि सवाल में किस तरह की बातें हुई। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक, देखिए अब हम बात करेंगे एंगल, जिसको हम कोण के नाम से जानेंगे, साइड के बारे में बात करेंगे जिसको हम भुजा के नाम से जानेंगे, वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम शीर्ष के नाम से जानेंगे। वन बाय वन डिफाइन करते हैं। जब दो किरणें या फिर दो रेखाखंड एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं OA एक किरण हुआ, OB दूसरी किरण हुआ, दोनों किरणें एक ही अंत बिंदु O से प्रारंभ हो रही है क्या? वैसे ही ये OA एक रेखाखंड हुआ, OB ये दूसरा रेखाखंड हुआ, दोनों रेखाखंड एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो रही है क्या? तो ऐसे सिचुएशन में दोनों किरणें या फिर दोनों रेखाखंडों के बीच जो झुकाव बनता है ना, उसी का नाम है कोण, जिसको हम कहेंगे एंगल। तो दोनों किरणों के बीच जो झुकाव बन रहा है, जिसको मैं कह रहा हूं यहाँ पे थीटा, तो यही थीटा क्या है सर? कोण है। समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ पर ये जो थीटा बन रहा है यही क्या है? झुकाव है, जिसको हम कहेंगे कोण। ठीक, तो ये थीटा को बोला जाएगा सर एंगल। समझे क्या बात? तो कोण को बनाने वाली दो किरणें अगर हम कहें तो OA और OB, वैसे ही इस कोण को बनाने वाले दो रेखाखंड कहें तो OA OB। तो इन दोनों किरणों को या फिर इन दोनों रेखाखंडों को जो कोण का निर्माण कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे सर? भुजा। ठीक है, जिसको हम साइड्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं OA और OB, ये क्या है? इस कोण को बनाने वाली दो भुजाएं हैं। ठीक, उभयनिष्ठ अंत बिंदु जिसको हम कहेंगे कॉमन एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो कॉमन एंड पॉइंट्स है, मतलब दोनों किरणें जहां से शुरू हो रही है, दोनों रेखाखंड जहां से शुरू हो रही है, यही तो है वो कॉमन एंड पॉइंट्स। इसको हम क्या कहेंगे सर? कोण का शीर्ष कहेंगे। ठीक है, जिसको हम कहेंगे वर्टेक्स। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं O क्या है सर? तो ये है वर्टेक्स, कोण का शीर्ष। ठीक, तो एंगल, साइड, वर्टेक्स तीनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, देखिए अगर मैंने कहा कि ये जो कोण थीटा हमने आपको बताया, इसको हम नोटेशन कैसे देंगे, कैसे इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा? तो देखिए यार, कोण हमेशा किस पर बनेगा? शीर्ष पर बनेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, जिसको हम कह रहे हैं उभयनिष्ठ अंत बिंदु, कॉमन एंड पॉइंट्स।
तो आप कहेंगे सर ये जो कोण है ना, ये दो भुजा OA और OB दोनों के बीच झुकाव को बता रहा है ये जो कोण है, ठीक है। इसमें कॉमन जो पॉइंट्स है वो O है क्या? हाँ सर बात तो सही है। तो देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, मैंने लिखा कोण, तो देखो कोण को बनाने वाली दो भुजा A से O फिर O से B, तो आप देख पाएंगे कोण AOB, इसमें बीच में कौन है सर? O, तो O पर ही कोण बन रहा है क्या? तो जिस पर कोण बनेगा वो हमेशा बीच पर होगा, ठीक है। और यही क्या कही जाएगी? शीर्ष कही जाएगी, कॉमन एंड पॉइंट्स कही जाएगी। तो कोण AOB बराबर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। समझ आया यहाँ तक की बात? अब देखो अगर मैं कहूं यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट्स है O, इस कॉमन पॉइंट्स O पर, ठीक है, बहुत सारे कोण बन रहा है। बहुत सारे कोण में क्या क्या कोण बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं थीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। अब इसको मुझे नोटेशन देना है या फिर मैं इसको लिखूंगा कैसे, ऐसे मैं कहूं तो आप क्या बोलेंगे? दो किरणों के बीच जो झुकाव है या फिर दो रेखाखंड के बीच जो झुकाव है उसी को तो कोण कहते हैं। तो AO और ये BO या फिर OA और OB, यही दो किरण है जिसके बीच झुकाव थीटा है क्या? तो देखो हमने लिखा कोण, फिर बोलेंगे A से O, फिर O से B, इस तरह से बोल सकते हैं कोण AOB, या फिर आप चाहें तो इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कोण BOA, बात एक ही है भाई, ठीक है। अब देखो इसी तरह अगर मैं कहूं अल्फा के बारे में तो आप कहेंगे BOC, समझ पा रहे होंगे, कोण BOC। वैसे ही बीटा के बारे में तो आप कहेंगे कोण COD, कोण COD। फिर गामा के बारे में कहें तो कोण DOE, कोण DOE। तो देख सकते हैं जिस पर कोण बनेगा वो शीर्ष कही जाएगी, तो वो हमेशा बीच पर होगा जब हम कोण को नोटेशन देते हैं, एक लिखने का जो तरीका होता है। तो सभी में आप देख सकते हैं ओ बीच पर है क्या, है ना, ठीक। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ये जमीन है और जमीन के ऊपर एक खंभा ऐसे खड़ा हुआ है, या फिर समझिए ये OA एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन OB खड़ी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? दोनों के बीच जो झुकाव होगा ना, जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खड़ी हुई है, लंब है। आप बोलेंगे सर OB लाइन लंब है किस पर? OA पर। इसका मतलब दोनों भुजाओं के बीच जो झुकाव बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, जिसको हम कहेंगे समकोण। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनना, जिसको हम राइट एंगल के नाम से जानेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पे जो थीटा कोण बनेगा वो 90 डिग्री है भाई साहब। अगर मैं कहूं ये जो ऊपर वाली लाइन जो खड़ी हुई है इसको मैं अगर झुका दूं इस तरह से, मतलब ये जो झुकाव है उसको मैं कम कर रहा हूं क्या, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से कम बनेगा, हाँ कि ना, लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा बनेगा। इसका मतलब ये जो कोण बन रहा है भाई साहब ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनेगा क्या, तो ऐसे कोण को हम एक्यूट एंगल कहेंगे, न्यून कोण के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर मैं कहूं ये खड़ी हुई जो लाइन है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा था, ठीक है, ये नीचे वाला लाइन के साथ जी, तो इसको आप ना इधर झुका दो, मतलब ये जो कोण बन रहा है ये कोण को मैं बढ़ा रहा हूं क्या, ठीक है, झुकाव को बढ़ा रहा हूं क्या, तो मतलब यहाँ पे जो थीटा कोण बनेगा ये 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा सर, लेकिन 180 डिग्री से कम बनेगा। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बने इसको हम कहेंगे अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानेंगे, ठीक। अगर हम कहें कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इस तरह से है कि एक सीधी लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच जो झुकाव बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। सर ऐसा कैसे हो गया? तो देखो मैंने कहा कि एक लाइन ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरी लाइन खड़ी हुई थी, तो इनके बीच जो झुकाव था 90 डिग्री था, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन को कितना घुमाना पड़ेगा, कितना एंगल घुमाना पड़ेगा कि बिल्कुल ये सीधी लाइन बन जाए? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री और घुमाना पड़ेगा इसको, तो ये कुछ इस तरह से एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो एक सीधी लाइन के ऊपर एंगल हमेशा 180 डिग्री बनेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सर इसका मतलब ये भी हुआ क्या, एक सीधी लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब कोण बनता है ना, इसी को हम कहते हैं ऋजु कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देखो यार, अब ये जो 90 डिग्री हमने घुमा के इस लाइन को यहाँ पे लाया, इसको आप अगर फिर से घुमा दिए, मतलब झुकाव को और बढ़ा दिए, तो 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बनेगा क्या? जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कोण थीटा कहा,
तो ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा क्या, लेकिन 360 डिग्री से कम बनेगा ये। ठीक है सर, 360 डिग्री कब बनेगा, तो जब ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, जब ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, कहने का मतलब ये टोटल एंगल, तो ये हो जाएगा सर हमारा कंप्लीट एंगल, जिसको पूर्ण कोण बोलेंगे 360 डिग्री के बराबर। ठीक, तो ध्यान रखना कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में बने उसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानेंगे। और जब ये कंप्लीट कोण बन जाएगा भाई साहब, तो इसको हम कहेंगे 360 डिग्री। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल में कितना एंगल का कोण बनता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा न्यून कोण जिसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच बनेगा। सम कोण जिसको हम राइट एंगल कहेंगे ये हम ठीक 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानेंगे, ये 90 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच में कोण बनता है उसको अधिक कोण कहेंगे। रिजु कोण जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे ये एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होता है। प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ये 180 डिग्री से अधिक बनेगा लेकिन 360 डिग्री से कम बनेगा, मतलब 180 और 360 डिग्री के बीच जो कोण बनता है इसको प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ध्यान रखेंगे एक लाइन के ऊपर जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री, एक लाइन के नीचे जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री। अगर हम कहें टोटल एंगल, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 कितना 360 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल या फिर पूर्ण कोण। ठीक, देखिए एक बड़ा प्यारा सा सवाल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दी गई आकृति में a प्लस बी का वैल्यू क्या है पता करके बतानी है। अगर हम कहें कि यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है जिसको मैं कहूंगा शीर्ष, इस शीर्ष पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, 2a एंगल बन रहा है, 3a एंगल बन रहा है, 5b एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको क्या ये बात पता है कि अगर मैं टोटल करूं मतलब कंप्लीट एंगल बोलेंगे और ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है क्या, तो इसका मतलब ये सभी एंगल को हम ऐड कर देंगे क्या, तो 2a प्लस 3a ये तो 5a हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस करेंगे सर 5b, फिर प्लस करेंगे 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमने कहा यहाँ 5 और यहाँ 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 डिग्री इधर जाके माइनस होगा क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर 270 डिग्री। यही बात है, यहाँ 5 को इधर ले आओ तो सर ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 4 बार में, तो सर 54 डिग्री आएगा a प्लस बी की वैल्यू। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसको हम पूरक कोण के नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसको हम समपूरक कोण के नाम से जानेंगे। ठीक, अगर हमने कहा x एंड y दो ऐसे कोण हैं जो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों कोणों का योग एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये दोनों कोण आपस में पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यही बात है, अगर हम कहें कि एक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए, 90 माइनस 40 करिए तो 50 डिग्री, तभी तो 40 और 50 दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये दोनों कोण आपस में पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यही बात है, अगर हम कहें समपूरक कोण के लिए, मैंने कहा a एंड b ऐसे दो कोण है जो आपस में समपूरक कही जाएगी या सप्लीमेंट्री कही जाएगी। कब, जब ये दोनों कोणों का योग एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में समपूरक कही जाएगी, सप्लीमेंट्री कही जाएगी a एंड b। यही बात है, अगर हम कहें कि एक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कोण कैसे पता करेंगे, तो इधर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 से माइनस किया था 40 को, तो सप्लीमेंट्री के लिए 180 से माइनस करेंगे 40 को, तो क्या बोलेंगे सर 140 डिग्री। ठीक है, तभी तो 40 और 140 मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, तो 40 और 140 ये क्या है, आपस में समपूरक है, सप्लीमेंट्री है। यही बात है, तो अगर हम कहें कि भाई साहब एक कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण बताओ, तो पूरक कोण बताने के लिए सर हम 90 से माइनस करेंगे जो कोण हमको पता था, तो थीटा पता था। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा और ये थीटा ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। अगर एक कोण थीटा है तो इसका समपूरक बताओ, सप्लीमेंट्री बताओ,
तो 180 डिग्री में हम माइनस करेंगे किसको, जो पता है कोण थीटा पता था, तो थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री संपूरक कहलाएंगे। ठीक है, देखिए एक कोण अपने पूरक कोण के 2 गुने से 30 डिग्री कम है, तो छोटा कोण क्या होगा पता करके बतानी है। पूरक कोण के बारे में बात हुई है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं भाई साहब, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है अगर हम पूरक कोण की बात करते हैं। एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या बोलेंगे, 90 डिग्री माइनस का थीटा। सवाल के हिसाब से बात करें तो ये जो थीटा है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस का थीटा, इसका आप 2 गुणा करिए फिर 30 कम करिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये थीटा बराबर 90 दूनी ये 180 डिग्री हो जाएगा, और थीटा का गुणा 2 से करेंगे तो ये 2 थीटा माइनस का ये 30 डिग्री। ठीक है क्या, तो 180 में 30 डिग्री माइनस करेंगे तो ये 150 डिग्री हो जाएगा, और इधर आप देखेंगे माइनस 2 थीटा ऐड हो जाएगा थीटा के साथ, तो ये 3 थीटा हो जाएगा। 3 को हटाओ इधर डिवाइड करो, तो सर थीटा की वैल्यू 50 डिग्री आया। ठीक है, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए पूरा कोण के लिए। एक कोण हमने पता किया 50 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस 50 ये 40 डिग्री हो जाएगा क्या, तो दोनों में छोटा कोण कौन सा है, तो आप कहेंगे 40 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 डिग्री है तो कोण क्या होगा पता करके बतानी है। हमने मान लिया ये जो कोण है वो थीटा है, तो अगर ये कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण कहें तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, सवाल क्या कहता है कि कोण थीटा और साथ के साथ इसके पूरक कोण के आधे दोनों का आप योग करेंगे ना तो ये 75 डिग्री के बराबर है, यही बोलना चाह रहे हैं सवाल। अच्छा, 2 का गुणा थीटा से करेंगे 2 थीटा हो जाएगा, प्लस ये 90 डिग्री माइनस का थीटा, फिर ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा 150 डिग्री। ये सॉल्व करना आना चाहिए। सर 2 थीटा माइनस थीटा करेंगे तो थीटा हो गया, 90 इधर जाके माइनस होगा तो सर ये 60 डिग्री, तो उस कोण का जो मान है वो कितना है 60 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है, तो उनमें से एक कोण क्या होगा पता करके बतानी है। ये जो सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सवाल है। यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात हुई है, संपूरक कोण। ठीक है, अगर हम कहें कि दो संपूरक कोणों का योग तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर। सवाल के हिसाब से दो संपूरक कोणों का अंतर दिया हुआ है 74 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दो समीकरण मिला, ये दो समीकरण को आपस में आप जोड़ेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगा। ये दो समीकरण को आपस में आप माइनस करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए सबसे पहली बात आप ये दोनों समीकरण को ऐड करिए तो सर b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a। ठीक है, बराबर ये दोनों आपस में ऐड होगा तो सर कितना हो जाएगा 254 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 2 आप हटाओ, यहाँ 2 का डिवाइड करो तो a की वैल्यू मिल जाएगा कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 127 डिग्री आएगा a की वैल्यू। अच्छा, b की वैल्यू पता करना है, दोनों समीकरण को आपस में माइनस करो तो सर ये a से a निपट जाएगा, b और b 2b हो जाएगा। इधर देखो तो सर ये माइनस करना है ना, तो ये 106 डिग्री हो जाएगा, तो 2 को हटाओ, 2 इधर ले जाके डिवाइड करो तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये b की वैल्यू हो जाएगा 53 डिग्री। तो दो संपूरक कोण, दोनों संपूरक कोणों का आप योग करके देखो आपको 180 डिग्री मिलेगा। लेकिन हमको पूछा गया है कि उनमें से एक कोण क्या होगा, तो देखो सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें 53 डिग्री मैच कर रहा है क्या, तो एक कोण यहाँ पे 53 डिग्री के बराबर। ठीक, देखिए 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा है पता करके बताइए। देखिए संपूरक कोण के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक कोण के लिए दो कोणों का योग 90 डिग्री। अगर हम कहें 130 डिग्री हमको पता है तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए कि दोनों संपूरक हो, मतलब इसका सबसे पहले हम संपूरक कोण पता करेंगे 130 डिग्री का, तो आप बोलेंगे सर ये 50 डिग्री आएगा। अब ये जो 50 डिग्री है ना इसका आपको पूरक कोण पता करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये 40 डिग्री, तभी तो दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। तो ऑप्शन के हिसाब से 130 डिग्री के संपूरक कोण 50 डिग्री है और 50 डिग्री का पूरक कोण कहेंगे तो 40 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए सवाल क्या कहता है, 2a प्लस 3 और 3a प्लस 2 ये दोनों आपस में पूरक कोण है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो a का वैल्यू क्या पता करके बतानी है। अगर हम कहें दो पूरक कोणों का योग करो तो 90 डिग्री के बराबर होता है क्या, तो आप कहेंगे सर 2a और 3a 5a हो जाएगा।
अच्छा फिर 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, बराबर करेंगे 90 डिग्री। अच्छा 5 कॉमन लेंगे, a प्लस 1 बचेगा, ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा हमने कहा 5 को हटाओ, इधर डिवाइड करो, तो सर ये हो जाएगा 18 डिग्री के बराबर। तो अगर हम कहें a की वैल्यू तो 18 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 17 डिग्री। यही तो है a की वैल्यू, ठीक, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो एक सवाल आपके लिए है, आप बिल्कुल इसको होमवर्क में करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरक कोण की बात हुई थी, यहाँ पे दो कोण दिए हुए जो कि आपस में समपूरक है, तो x का वैल्यू क्या पता करके बतानी है, ठीक है जी। चलिए अब हम एडजेसेंट एंगल्स को डिफाइन करेंगे, जिसको हिंदी में हम आसन्न कोण के नाम से जानेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, ये जो आसन्न कोण होता है ये सिंगल कोण की तरह डिफाइन नहीं किया जाता, ये हमेशा पेयर में डिफाइन होता है, जोड़ा में डिफाइन होता है। जैसे हमने कहा दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब, ठीक है। मैंने कहा पहला कोण मान लिया कोण ए बी डी, अच्छा दूसरा कोण हमने मान लिया कोण डी बी सी, तो ये दो कोण होंगे जिसको हम आसन्न कोण कह सकते हैं अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा हो। तो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया यहाँ पे, आप देखेंगे ये वाला कोण क्या बताएगा, कोण ए बी डी, अच्छा ये वाला कोण क्या बताएगा, कोण डी बी सी। तो अब देखिए पहला कंडीशन, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, मतलब एक कॉमन साइड होना चाहिए। दिख रहा है क्या, ये तो है सर एक कॉमन साइड, ठीक है, मतलब बीडी भुजा जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक यही तो कॉमन साइड है जब ये दो कोण यहाँ पे बन रहा है तो, ठीक। अच्छा दूसरा कंडीशन, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, मतलब एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स दिख रहा है, शीर्ष दिख रहा है, ये बी, यही तो है कॉमन वर्टेक्स। अच्छा अब देखिए मैंने कहा ये जो बीडी है ये कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है ये, ठीक है। तो AB और BC के बारे में क्या ख्याल है, ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर है क्या, एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है, हाँ कि ना। तो यही तीसरा कंडीशन है, क्या कहता है कि ऐसे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। तो इस तरह से जब दो कोण बन रहे हो और ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हो ना, तो ये दोनों कोण के जो पेयर है, जो जोड़ा है, वो आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे, ठीक है। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये हमारा अगला टर्म है जिसको हम कहेंगे कोणों का रैखिक युग्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आने वाले समय में आप देखिएगा जब हम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये काफी बार यूज होगा। इवन जब हम लोग ट्रायंगल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चतुर्भुज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सर्कल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये जो कोणों का रैखिक युग्म जो कंसेप्ट पिक्चर में आएगा जिसको हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर मैंने कहा फिगर नंबर ए और ये फिगर नंबर बी, तो फिगर नंबर ए बिल्कुल पुराने फिगर की तरह है क्या, जब हम आसन्न कोण के बारे में चर्चा किए थे जी, ठीक है। तो फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी में आपको दो कोण दिखेगा, कोण एबीडी और कोण डीबीसी, और ये दोनों ही कोण आसन्न कोण होंगे। क्यों सर, क्योंकि आसन्न कोण होने के लिए ये जो तीन कंडीशंस है ना, ये दोनों ही फिगर में सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर हम कहें फिगर नंबर ए में कोण एबीडी और ये हो गया कोण डीबीसी, फिगर नंबर बी में कोण एबीडी और ये हो गया कोण डीबीसी, तो ये दोनों आसन्न कोण हुए। अब इधर ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कहने जा रहा हूं, फिगर नंबर ए को पहले फोकस करिएगा आप, ठीक है। देखिए भुजाएं AB और BC जो उभयनिष्ठ नहीं है, अरे ये जो BC भुजा है और ये AB भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ठीक। अगर ये दोनों भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाए तो यह फिगर बी जैसे लगेगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो फिगर बी आप देख पा रहे हैं ना, ये फिगर ए से ही आया हुआ है। कैसे आएगा, तो मैं अगर कहूं ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है और ये भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो ए बी जो भुजा है इसको मैं रोटेट कर दूं, ठीक है। किस तरह से रोटेट करूं कि भाई साहब ए बी और बी सी मिलकर एक रेखा बनाएं, ठीक है। तो आप कहेंगे इसको मैं लेफ्ट साइड रोटेट कर देता हूं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो आप कहेंगे ये ए बी भुजा अब ऐसा हो गया, पहले ऐसा था ए बी भुजा, अब रोटेट करने से ऐसा हो गया।
तो आप देखेंगे AB भुजा और ये BC भुजा मिलकर एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं क्या? अब इस रेखा के ऊपर कोण बन रहा है सर, ये देखो एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, जो कि आसन्न कोण है, हाँ कि ना? और ये कोणों का युग्म है ना भाई, और एक ऐसा युग्म बोलेंगे रैखिक युग्म, क्योंकि एक रेखा के ऊपर बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसको कोणों का रैखिक युग्म या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस सिचुएशन में अगर मैं कहूं कोण ए बी डी, ठीक है, ये वाला कोण जी, ठीक उसी तरह कोण डी बी सी, ठीक, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे सर रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है या फिर लाइन के नीचे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों को हम मिला दिए ना भाई, दोनों को हम मिला दिए तो एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा क्या? तो आप कहेंगे कि जब भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा, कोणों का रैखिक युग्म बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कोणों का रैखिक युग्म, दो आसन्न कोण, जैसे आप देखेंगे कोण एबीडी और कोण डीबीसी, ठीक, यदि एक किरण बीडी, जैसे आप देख पा रहे हैं ये बीडी, एक रेखा एसी पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होंगे, ठीक है। दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको? यही बात तो बोला तुमने, ठीक है। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हो जब अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आई, ठीक, तो हम कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे? आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बात कर रहा हूं कि ये है एक लाइन, इस लाइन के ऊपर टोटल एंगल बनेगा 180 डिग्री, हाँ कि ना? हमने कहा कि इस लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन ऐसे खड़ी हुई है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, तो भाई साहब ये वाला एंगल कितना बनेगा? आप कहेंगे 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, ठीक है क्या? अच्छा, अगर हम कहें कि ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन इस तरह से खड़ी हुई है, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ये वाला एंगल मान लो बीटा है, ठीक, तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा होगा क्या? तो हम कहेंगे थीटा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, यही बात है क्या? ठीक, कुछ और एग्जांपल से हम कनेक्ट करते हैं, एकदम हैबिट में होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कंडीशन जब भी हम देखें तो इस तरह के हम जो अप्रोच है उसको कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है मान लो 150 डिग्री, तो भाई साहब ये वाला एंगल क्या होगा? 30 डिग्री, ठीक। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 150 डिग्री है तो 180 में 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री, ऐसा भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगर हम कहें कि ये वाला एंगल बताओ तो आप बोलेंगे सर 180 से माइनस करेंगे इस एंगल को, मतलब 180 डिग्री माइनस अल्फा, हाँ कि ना? मैंने कहा कि ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो 180 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। सर ये रेखाखंड दिया हुआ है और एक दूसरी रेखाखंड इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इस्तेमाल होगा। हम कहेंगे ये वाला एंगल मान लो 170 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 10 डिग्री, ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पर भी ये वाला एंगल मान लो 10 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 170 डिग्री, ठीक है। समझने के लिए ये वाला एंगल मान लो बीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस का बीटा, एकदम प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है जी। देखिए दी गई आकृति में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है सर? आप कहेंगे बाइसेक्टर्स, मतलब ये जो किरण दिख रहा है OR वो इस कोण POS ये वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है ये OR। वैसे ही ये जो किरण OT है ये भी बाइसेक्टर का काम करेगा, मतलब जो कोण SOQ है ये वाला कोण, इसको दो बराबर भाग में बांटेगा ये, ठीक। अगर सवाल के हिसाब से कहें कोण POS बराबर x, ये जो कोण POS इसका वैल्यू दिया हुआ है x, ठीक, तो हमको सवाल में बोला गया कोण ROT का वैल्यू पता करो। तो सबसे पहली बात ये पहली वाली लाइन रीड करने से समझ में आएगा
कि सर ये POQ एक रेखा है और इस रेखा पर एक किरण OS खड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या? और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट क्या कहता है? एक रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी हो तो जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं ये दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस का x, यही कहेंगे। ये वाला कोण है ना, ध्यान रखना, 180 डिग्री माइनस का x। अब बाइसेक्टर दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये OR बाइसेक्टर है, मतलब ये क्या हो जाएगा? x/2। तो भाई साहब ये दूसरा भाग फिर से x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये x को दो बराबर भाग में बांट रहा है ना, x/2। वैसे ही ये वाला बात करें तो सर ये 180 डिग्री माइनस का x डिवाइड में 2, ये OT बाइसेक्टर का काम कर रहा है ना, तो 180 डिग्री माइनस x को बांट दिया दो बराबर भागों में, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x डिवाइड में 2, यही बोलेंगे। अब सवाल के हिसाब से अगर हम कहें हमको पता क्या करनी है? कोण ROT, तो कोण ROT मतलब मुझे पूरा यहां से यहां तक का एंगल पता करना है क्या? इसका मतलब ये x/2 और ये वाला जो एंगल है जो कि कितना 180 डिग्री माइनस x/2, ये दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा x/2 प्लस 180 डिग्री माइनस का x डिवाइड में 2। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी तो आप देखेंगे x/2 प्लस ये 180 डिग्री डिवाइड होगा 2 से, फिर माइनस x डिवाइड होगा 2 से, तो x/2 निपट जाएगा। अच्छा, 2 से एक बार में, 2 से 90 बार में, तो ये वैल्यू कितना आएगा सर? आप कहेंगे 90 डिग्री। यही तो क्या है? कोण ROT। समझ पा रहे हैं क्या बात? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखिए, अगर हम कहें कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ बातें एज अ की पॉइंट आप ध्यान रखो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैंने कहा कि OA, OB, OC, OD ये किरणें हैं सभी। अच्छा, OA, OB, OC, OD ये सभी क्या है? रेखाखंड है। यहाँ किरणों के बीच एंगल बन रहा है अल्फा बीटा थीटा, यहाँ पे रेखाखंड के बीच एंगल बन रहा है अल्फा बीटा थीटा। अब आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम कैसे कहते हैं सर? सर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसी कहेंगे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बीटा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं क्या? एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है, एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है क्या? तो हम यही बात यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर। तो लाइन के ऊपर क्या क्या एंगल बन रहा है? आप कहेंगे सर अल्फा एंगल बन रहा है, सर बीटा एंगल बन रहा है, उसके बाद थीटा एंगल बन रहा है। तो तीनों को मिला दिया जाए तो टोटल 180 डिग्री। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक, देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डिफाइन करेंगे, हिंदी में इसको शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानेंगे। जिस तरह से आसन्न कोण को हम सिंगल कोण के फॉर्म में डिफाइन नहीं करते, ठीक उसी तरह शीर्षाभिमुख कोण को भी हम सिंगल कोण के फॉर्म में डिफाइन नहीं करेंगे। इसको भी हम पेयर्स के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, युग्म के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, मतलब जोड़ा के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। हमने कहा दो रेखाएं, मतलब जैसे कि यहाँ पे AB रेखा और ये CD रेखा, या फिर कहें दो रेखाखंड। हमने कहा जैसे कि ये AB रेखाखंड है, अच्छा वैसे दूसरी रेखाखंड ये CD हुआ। तो जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड एक दूसरे को बिंदु O पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, तो बिंदु O पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं, मतलब दो पेयर बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण के। तो कोण कहां पे बनेंगे सर? इस बिंदु O पर। ठीक है, इस बिंदु O पर। तो जिस पर कोण बनेगा उसको शीर्ष बोलेंगे। तो हमने कहा शीर्ष के ऊपर और ये शीर्ष के नीचे जो कोण बन रहा है इसी को तो बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, शीर्ष के ऊपर और शीर्ष के नीचे जो कोण बन रहा है इसी को बोलेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि कोण AOD कहा मैंने, ठीक है, इधर भी देख लो कोण AOD। वैसे ही कोण BOC कहा, इधर भी देख सकते हैं कोण BOC। देख पा रहे हैं क्या? तो ये है सर शीर्षाभिमुख कोण, जो कि हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक उसी तरह हमने कहा
कि शीर्ष के लेफ्ट में और शीर्ष के राइट में, ठीक, ये जो कोण बन रहा है, या फिर इधर देखो शीर्ष के लेफ्ट में और ये शीर्ष के राइट में ये जो कोण बन रहा है, ये भी क्या कहलाएंगे? शीर्षा अभिमुख कोण। इसको बोलेंगे कोण AOC। दिख रहा है क्या? यहां भी कोण AOC, ठीक है सर। ठीक उसी तरह कोण BOD बात करें तो कोण BOD, इधर देखेंगे तो कोण BOD। तो ये शीर्षा अभिमुख कोण हुआ जो कि हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसी को कहेंगे भाई साहब वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा अभिमुख कोण, ठीक है। देखिए दी गई आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POR और कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात करके बतानी है। तो इस दी गई आकृति में आप देखेंगे कि भाई साहब ये शीर्ष पर कोण बनेगा, मतलब O पर कोण बनेगा, शीर्ष के ऊपर शीर्ष के नीचे शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे, शीर्ष के लेफ्ट में शीर्ष के राइट में शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अभी तो बात किया था थोड़ी देर पहले। तो आप कहेंगे सर कोण POS ये बराबर होंगे किसके? तो कोण ROQ के। ठीक उसी तरह कोण POR ये बराबर होंगे किसके? तो आप कहेंगे कोण SOQ के। यही बात है। अब देखिए सवाल के हिसाब से अगर हम कहें कोण POR और कोण ROQ दोनों का हम ऐड कर दिए तो ये 180 डिग्री होना चाहिए क्या? ऐसा मैं क्यों बोल पाया? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है, जो क्या कहता है एक रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी हुई है तो ये जो टोटल एंगल बनता है ये 180 डिग्री बनेगा क्या? और इसमें क्या क्या एंगल बन रहा है? कोण POR दिखा, फिर कोण ROQ दिखा क्या? ठीक है, तो ये 180 डिग्री, यहाँ पे टोटल करें दोनों को ऐड करेंगे तो ये 12 यूनिट आएगा रेशियो में जी। अच्छा तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ना हम 12 से काटेंगे, एक बार में 12 से काटेंगे, यहाँ पे ये एक बार में फिर 12 पंचे 60, 15 12 तो 15 डिग्री, एक यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री है। मुझे अगर कोण POR पता करनी है तो 5 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो 5 के साथ गुणा करेंगे 15 का तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, मुझे कोण ROQ की वैल्यू पता करनी है तो आप कहेंगे कि सर 7 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, 7 के साथ गुणा करेंगे 15 का तो 15 सत्ते 105। ठीक है क्या? तभी तो आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर? 180 डिग्री। ठीक, तो सवाल क्या कहता है कि सभी कोण पता करिए, तो POR कोण POR ये हमने पता किया क्या? कितना? 75 डिग्री। तो भाई साहब ये भी 75 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि ना? अच्छा कोण ROQ ये हमने पता किया ना, कितना? 105 डिग्री, तो ये भी 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट आ गया, आपका शीर्षाभिमुख कोण का भी और साथ के साथ कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक ठीक है जी, तो ये रहा ज्योमेट्री का डे 1 क्लास, जिसमें पॉइंट लाइन एंगल के कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से हमने समझे, सवाल भी लगाए। अगला जो क्लास होगा ज्योमेट्री का, जिसमें हम लाइंस के कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो जब हम पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के कंसेप्ट को बात कर रहे होंगे ना, तो वहां पे पिक्चर में आता है वैरायटी ऑफ एंगल्स, जिसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण के नाम से जानेंगे, एकांतर कोण जिसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ थ्योरम भी हम बात करेंगे, जैसे कि ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम, क्योंकि कई बार पॉइंट लाइन एंगल के साथ साथ ट्रायंगल के कंसेप्ट को भी मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं, तो वैसे सवाल को आप इजीली हैंडल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि ट्रायंगल की कुछ थ्योरम आपको आने चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं अगर कहूं तो कैंची थ्योरम एक ट्रिक होता है जिससे कि हम लाइंस एंड एंगल की जो सवाल होते हैं उसको बड़ा शॉर्टकट तरीके से जल्द सॉल्व कर पाते हैं, तो वो कैंची थ्योरम भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और भी कुछ कंसेप्ट थ्योरम है जिससे रिलेटेड हम सवाल भी करेंगे। आप देखेंगे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे सेकंड क्लास में। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्लास होगा। ठीक, तो रेडी रहिएगा।
आशा करता हूं कि आज का यह सेशन आपने काफी एंजॉय किया होगा। बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस क्लास का जो नोट्स पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।